कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से, जिसमें दो पॉइंट्स थे, एक था एक्सियल पोजीशन, दूसरा था इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले थे। कल जो हम पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के बाद आज हमें पढ़ना था इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होगा जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर आप देख लो तो पोटेंशियल सब पर इक्वल मिलेगा। फिर हमने अलग अलग शेप के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा उसके बारे में पढ़ा था, सीखा था। जैसे एक पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा होता है। अगर कोई वायर है, कोई लीनियर कंडक्टर है वायर की जैसा, तो उसका उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो सिलिंड्रिकल बनेगा। फिर उसके बाद अगर पैरेलल रेस चल रही है, पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तब इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्क्वायर टाइप का बनेगा, एक स्ट्रीट बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ने वाले हैं आज? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ना। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस of two points of equipotential surface is zero. It means delta V जो है वो जीरो हो जाएगा। कैसे? समझिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक होते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पॉइंट का इक्विपोटेंशियल, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, यानी अगर इस सरफेस को कंसीडर करें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर इस पॉइंट को A मान लिया जाए, इस पॉइंट को B मान लिया जाए, तो पॉइंट A के पोटेंशियल और पॉइंट B के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो देखा गया कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो इनके पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस होगा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पॉइंट का इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए इस सरफेस पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो अगर हम किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो कितना मिलने वाला है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। अगली प्रॉपर्टी, वर्क डन on moving, on shifting लिख सकते हो, on shifting, on charge, unit charge या experimental charge from one point to another point, from one point to another point in an equipotential surface is 0.
मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? फिर से भाई कंसीडर कर लीजिए, प्लस क्यू है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करेगा। अब क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो भाई जैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी QA VA यानी A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, A से B तक ले जाने में जो वर्क होगा WAB अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला होता था। अब क्योंकि VA माइनस VB इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, इसलिए VA माइनस VB अगर 0 हो जाएगा तो Q नॉट का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। अगर Q नॉट का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो WAB क्या मिलता है हमें? WAB इक्वल टू 0 मिलता है। इट मींस क्या हो गया कि वर्क डन ऑन शिफ्टिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को शिफ्ट करेंगे तब भी क्या होगा? वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, at any point in an equipotential surface is perpendicular to the surface, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। कैसे? देखिए, ऊपर वाला पॉइंट रख कर देते हैं समझाने के लिए। कंसीडर करिए एक चार्ज है, एक चार्ज रखा हुआ है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगी कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम बात करें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी रेडियली आउटवर्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हमने क्या कंसीडर किया, ये सरफेस कंसीडर किया इस पॉइंट पर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है ना भाई, रेडियस जो होती है वो किसी भी पॉइंट पर, सर्कल अगर है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है रेडियस। तो ये रेडियस का ही तो है, रेडियस है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा सरफेस पर कोई एक पॉइंट होगा, तो इसलिए हमने लिखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in an equipotential surface is perpendicular to the surface। समझ में आ गया होगा? ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा था, आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं। ये मेन तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, और भी प्रॉपर्टीज है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में क्योंकि वो टफ भी है, समझने में कॉम्प्लिकेशन आएगा। अगर आपको पेपर में आता है प्रॉपर्टीज लिखना तो तीन प्रॉपर्टीज से ज्यादा नहीं आता, दो प्रॉपर्टी, कभी-कभी दो प्रॉपर्टी पूछी जाती है या फिर तीन प्रॉपर्टी मैक्सिमम पूछा जाता है, आज तक पेपर में पूछा भी गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझना जरूरी था। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। आसान था, समझना आसान था। चलिए स्टार्ट करते। तो यार ये मैं सबको म्यूट फिर से कर रहा हूँ, नॉइज बहुत आ रही है। सर सेकंड किसने का सेकंड प्रॉपर्टी? सर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम चार्ज।
सर सर पोटेंशियल, हाँ सर सर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्ज क्या होता है सर? बेटा कल पढ़ाया था, कल का वीडियो देखना। कल आए, कल नहीं ज्वाइन किया था ना तुम? कल ज्वाइन नहीं किए थे, कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था। कल का वीडियो देखे ना, यूट्यूब पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ाया गया। ठीक है, मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। म्यूट कर रहा हूँ सभी को। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखिए, अगर हम किसी भी दो चार्ज को लेकर के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, अगर दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ रखा है, अर्थ में रखा है, और एक चार्ज स्पेस में रखा है, इंफिनिटी डिस्टेंस पर है। अगर एक चार्ज इंफिनिटी डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में कोई वर्क लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा? कोई वर्क नहीं, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि उनको शिफ्ट कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम उस चार्ज को इंफिनिटी से ला करके इस चार्ज के पास में रख दें तो एक सिस्टम क्रिएट होगा। इस सिस्टम को क्रिएट करने में हमें क्या करना पड़ेगा? रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रिएट करने। तो जो हम वर्क करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू सिस्टम चार्जेस का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो फर्स्ट पहली चीज ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन two charges are assembling to create a system is called electric potential energy. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कैसे सॉल्व होगा? मतलब अगर हम दो पार्टिकल्स को मिला करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो सिस्टम को क्रिएट करने में कितना वर्क लगेगा, वो वर्क अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, बहुत आसान है वैसे। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, P1 पॉइंट है, ये पॉइंट P2 है। यहाँ पर चार्ज Q1 रखा है और यहाँ पर कोई चार्ज अभी नहीं है, और इसकी डिस्टेंस P1 से P2 की डिस्टेंस R है। एक चार्ज Q2 है, वो कहाँ रखा है? इंफिनिटी पर रखा है। एक चार्ज Q2 है, वो कहाँ रखा है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। हम Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट P2 पर ला करके रख देते हैं। इस Q2 चार्ज को कहाँ से? इंफिनिटी से ला करके कहाँ रख दिया गया? P2 पॉइंट पर रख दिया गया। तो अगर P2 पॉइंट पर आया तो हमने क्या किया? वर्क किया। अब जो वर्क किया वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन के कारण से एनर्जी जनरेट होती है। तो हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, नई पोजीशन की वजह से इसमें एक एनर्जी आ गई। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड होगी देखिएगा। अगर हम बात करें इस Q1 के कारण से पॉइंट P2 पर जो चार्ज P2 रखा गया है, इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1 के कारण से क्या पोटेंशियल होगा? तो भाई V1 हम मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। डिस्टेंस R है और Q1 चार्ज के कारण से है, इसलिए Q1 अपॉन R लगाएंगे। ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? V1 is equals to work done on shifting discharge from infinity to point P upon किसको शिफ्ट कराया गया? Q2 चार्ज को शिफ्ट कराया गया। किसको शिफ्ट कराया गया? Q2 चार्ज को। जिसको शिफ्ट कराया जाता है फॉर्मूले में वो यहाँ पर आता है, और V1 यानी चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण से है, इसलिए इस फॉर्मूले में Q1 आएगा।
और जिसको शिफ्ट कराया जाएगा वो वर्क डन में आएगा। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू V1 into Q2। V1 की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R into Q2। इट मींस हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ला करके r डिस्टेंस पर पुट कर देते हैं, तब r डिस्टेंस को पुट किया यानी उसकी हमने पोजीशन चेंज कर दी, नई पोजीशन की वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एनर्जी क्यों स्टोर हो, क्योंकि हमने वर्क किया। अगर वर्क ना किया होता तो उसमें एनर्जी स्टोर ना होती नई पोजीशन की वजह से। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से एनर्जी आई है, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। r डिस्टेंस पर रखा, हमने पोटेंशियल फाइंड किया, इसके कारण से पॉइंट P2 पर पोटेंशियल ये आ गया। किस चार्ज को मूव कराया गया है, तो Q2 चार्ज को मूव कराया गया है, इसलिए V1 W/Q2 हो गया। W V1 Q2 हो सकता है, V1 की वैल्यू ये थी, हमने पुट कर दिया, इसको कहा गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया डेरिवेशन। समझ में आया सभी को, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आसान था, कुछ टफ था नहीं इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक, यस सर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, कितनी एनर्जी को जनरेट करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें, अगर किसी डाइपोल को हम बाहर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of a dipole placed in an electric field अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डाइपोल में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो भाई ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दिया गया, एक डाइपोल रख दिया गया, ये एक डाइपोल रख दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया, इस डाइपोल पर चार्ज कितना है, +-Q चार्ज है और इस पर पॉजिटिव +Q चार्ज है। इस डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, तो इस डाइपोल की डिस्टेंस 12 है। ये डाइपोल फील्ड के साथ एंगल कितना क्रिएट करता है, तो ये डाइपोल फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है, ये डाइपोल फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। कितनी चीजें समझ में आ गई होगी, ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को कहां रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस डाइपोल पर क्या वर्क करता है, टॉर्क वर्क करता है। वो हम डेरिवेशन वहां पर पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी नई पोजीशन की वजह से उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टॉर्क कितना लगेगा, यानी डाइपोल क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, किस टॉर्क से घूमेगा, किस फोर्स से घूमेगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो मान लीजिए इस डाइपोल को कितनी, डाइपोल कैसा है, +Q और -Q से मिलकर के बना है, लेंथ कितनी है, 12 लेंथ है, थीटा डिग्री एंगल पर बेंड किया हुआ रखा है किसी फील्ड में। तो अगर फील्ड में थीटा डिग्री एंगल पर बेंड करके रखा हुआ है, फील्ड में थीटा डिग्री एंगल पर बेंड है, तो इस पर एक एनर्जी लगेगी जो इसको घुमाना चाहेगी। ये चाहेगी कि डाइपोल फील्ड के अलाइन हो जाए, यानी जिस तरह से फील्ड है जिस डायरेक्शन में, डाइपोल भी इस तरह से हो जाए, ऐसे घुमाना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ करके रखें, फिक्स करके रखें। तो फिक्स करने में भाई फोर्स लग रहा है घुमाने के लिए, टॉर्क लग रहा है घुमाने के लिए, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स करके रखे हुए हैं, इतनी इसी पर रोक करके रखा गया है। अगर रोक करके रखा गया है इसका मतलब क्या है कि ये घूमना चाहता है, हमने वर्क किया
अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स या इंडक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया, और वर्क करेंगे तो इसमें किस टाइप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा हमारा किया गया वर्क। तो मान लेते हैं ये इस कंडीशन पर रखा हुआ है, तो इस पर अभी टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा, अगर आपको याद हो तो डाइपोल पर टॉर्क हमने फाइंड किया था टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा, ये टॉर्क का फार्मूला हमने फाइंड किया था। ना याद हो तो रिवाइज कर लेना, प्रीवियस चैप्टर में देख लीजिएगा, प्रीवियस चैप्टर में ये लिखा होगा टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा। ये टॉर्क अप्लाई होता है जब हम किसी डाइपोल को कहां रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यानी टॉर्क लगा। अब टॉर्क लगने के बाद भाई अगर मान लीजिए कि इस डाइपोल को हमने घुमा दिया, शिफ्ट करा दिया, हल्का सा शिफ्ट कराया, कितना डिग्री शिफ्ट कराया, ये ऑटोमेटिक अपने शिफ्ट हो जाता है, कितना मूवमेंट हो जाता है, डी थीटा, यानी ये अभी इतना पर है, कुछ समय बाद ये इतने पर आ जाएगा, लगभग ऐसे हो जाएगा, तो डी थीटा एंगल बेंड हो गया, कितना थीटा, डी थीटा। लेट द डाइपोल rotates to d theta, then अगर d theta होगा तो वर्क डन बहुत छोटा होगा, dw is equals to टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट t, टॉर्क और d theta, टॉर्क d theta का मतलब pe sin theta d theta, ठीक है, तो pe sin theta d theta। अब मान लो कि ये टॉर्क जो है थीटा 1 से थीटा 2 तक घूम जाता है, कितना घूमता है, थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने इसको घुमाया, हमने पकड़ करके इसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दिया, तो घुमाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या होगा, देयरफॉर अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, dw को, थीटा 1 से थीटा 2 तक pe sin थीटा d थीटा, और pe क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या बचा, sin थीटा d थीटा। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये फार्मूला होता है, तो pe माइनस cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको पुट करेंगे तो pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला है pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मान लीजिए डाइपोल अभी 0 डिग्री एंगल पर रखा गया है, हम इसको घुमा करके 90 डिग्री एंगल पर करना चाहते हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और थीटा 2 की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए। आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि उस डाइपोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर एंगल मान लीजिए कोई डाइपोल 180 डिग्री पर रखा हुआ है, आप उसको घुमा करके 0 डिग्री पर लाना चाहते हैं तो वर्क करना पड़ेगा 180 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है इसको घुमा करके 0 डिग्री पर लाना चाहते हैं तो थीटा 1 90 रख दीजिए, थीटा 2 0 लिख दीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं कि डाइपोल को कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस डाइपोल में अगर हम इसको इतना घुमा देंगे तब। मे भी समझ में आया होगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम किसी को, सर समझ में आया होगा। ये cos थीटा कहाँ से आ गया, कौन सा cos थीटा, लास्ट लाइन, किसने पूछा है, नाम बोलो, नाम बोलो भाई, किसने पूछा है, नाम नहीं बोलोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। सर हाँ सर वो लेट द डाइपोल रोटेट से बात लिखा है, नेट डाइपोल
क्या बोलना सर लेट द डाइपोल रोटेट्स के बाद क्या लिखा आपने? ट्रू 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 डी थीटा रोटेट्स टू डी थीटा। अगर ये डाइपोल बहुत छोटा एंगल डी थीटा मूव करता है तो वर्क बहुत छोटा होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। देखो यहाँ से पोटेंशियल जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर का हमारा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यही तक था। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस किसका होगा, कंडक्टर का होगा, इंसुलेटर का होगा, किसी भी कंडक्टर का होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें कैपेसिटेंस के बारे में। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस किसका होता है? कंडक्टर का होता है। कोई भी कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस हो सकता है। और किसी भी चीज का, क्या इंसुलेटर का कैपेसिटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। कंडक्टर का ही कैपेसिटेंस होता है क्योंकि कंडक्टर में ही चार्ज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है, चार्जेस आसानी से फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस कैन बी फ्लो इजीली इन कंडक्टर, कैन नॉट फ्लो इजीली इन इंसुलेटर्स। एंड अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो फीबली यानी 50-50 कह सकते हो, पास होती है कभी पास नहीं होती। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाते हैं उसको। तो कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। कंडक्टर क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, Q is equals V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। अगर मान लीजिए R रेडियस का एक स्फीयर है हमारे पास, R रेडियस का एक स्फीयर है, इसकी रेडियस अब बढ़ाई नहीं जा सकती, इसकी रेडियस ना बढ़ाई जा सकती है ना रेडियस बढ़ाई जा सकती है। एक कैपेसिटर है हमारे पास, एक कंडक्टर है हमारे पास, उसका रेडियस कितना है? R है। R रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास है। क्या हम पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं? R को चेंज करके कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसका शेप और साइज जो है फिक्स हो चुका है। तो इसमें हम पोटेंशियल में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम R में चेंज ना कर पाए तो हम पोटेंशियल में चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम इसमें चाहें तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा सकते हैं या नंबर ऑफ चार्जेस घटा सकते हैं। तो देखिए, अगर चार्ज बढ़ जाए तो B बढ़ जाएगा और अगर चार्ज को घटा दें तो B घट जाएगा। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फेरेट था, उनका नाम, उन्होंने क्या किया, एक डेरिवेशन बताया, एक लॉ बताया। उन्होंने कहा कि the potential of a conductor is directly proportional to the charge stored in it। यानी किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो उसमें स्टोर्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप चार्ज बढ़ा दीजिए पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आप चार्ज घटा दीजिए पोटेंशियल घट जाएगा। समझ में आया? तो पोटेंशियल किससे आया? चार्ज की वजह से हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की साइज तो बढ़ा नहीं सकते, हमने कंडक्टर एक स्फीयर ले लिया, अब इसको तो घटा बढ़ा नहीं सकते इसकी साइज को, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके नंबर ऑफ चार्जेस को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम नंबर चार्जेस बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस घटा देंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, जानते हो आप लोग। कांस्टेंट जो होगा वो होगा C, where C is a constant and known as capacitance of that conductor। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, यानी एक लिमिट होती है, तो इसकी एक लिमिट होगी कि इसमें इतने ही चार्ज आ सकते हैं, इससे ज्यादा चार्ज अब आप इसको नहीं दे सकते, देंगे तो वो चार्जेस बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी एक कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने की एक क्षमता है। उस चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसके मेजरमेंट को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझिए कि आपके पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक समझिए आपके पास एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। एक कंडक्टर, जैसे आप वाटर टैंक की बात करें, उसमें हम क्या भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। यहाँ पर हम कंडक्टर में क्या भर सकते हैं, चार्जेस भर सकते हैं। तो चार्जेस की जगह पर हमने पानी को कंसीडर कर लिया, मान लिया कि चार्जेस जस्ट लाइक पानी। अब अगर हम पानी भरते चले जाते हैं तो उसका पानी का लेवल जो है टंकी में बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम चार्जेस भरते चले जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि पानी किसी टैंक में पानी का लेवल, जो टैंक में पानी का लेवल है, इस टैंक की कैपेसिटी को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। मतलब कैपेसिटी यानी इसका कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब इसका लेवल जो है, पानी का जो लेवल होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी तरीके से कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेवल का मतलब चार्ज कितनी हाइट पर है, इसका मतलब आप पोटेंशियल से लगा सकते हो। पोटेंशियल को जोड़ कनेक्ट कर लीजिए। पोटेंशियल का मतलब लेवल, यानी कितना लेवल भरा हुआ है तो वो कम पोटेंशियल, कितना लेवल पर है तो पोटेंशियल ज्यादा हो गया। पोटेंशियल क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा हो गया। उसी तरीके से किसी कैपेसिटर की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, तो कंडक्टर का पोटेंशियल क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो गए। लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। और ये कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, तीन चीजों पर डिपेंड करती है। यानी जो फैक्टर्स होते हैं कंडक्टेंस, किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज वो डिपेंड करेगी शेप और साइज पर। यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस पहली चीज इस पर डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर का शेप और साइज क्या है। तो पहली चीज किस पर डिपेंड करेगी, शेप और साइज पर। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम पर। मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग, आसपास का मीडियम कैसा है, आसपास का मीडियम कैसा है, उसका नेचर कैसा है। मतलब मीडियम में चार्जेस स्टोर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कितना अगर हो सकते हैं तो उसकी परमिटिविटी कितनी है। जैसे हम लोगों ने परमिटिविटी पढ़ रखा है, परमिटिविटी का मतलब चार्ज को स्टोर करने की क्षमता मीडियम की होती है। तो मीडियम का होना भी जरूरी है यहाँ पर। हालांकि इस एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो मीडियम की कोई जरूरत नहीं थी, बट इसमें होती है मीडियम की जरूरत। और तीसरी चीज प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग कंडक्टर। अगर उस कंडक्टर के अगल बगल भी कोई कंडक्टर रखा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करता है वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डेरिवेशंस आगे हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये नेबर वाले पर किस तरह से डिपेंड करता है, पड़ोसी पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी हो गया किसी भी कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने, किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की क्या स्टोर करने की, चार्ज स्टोर करने की। मे भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं और कुछ चीजें मुझे अभी आपको बतानी है, क्या क्या चीजें मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कल से क्लास ज्वाइन करिएगा। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को। थर्सडे को हम इसके आगे की बात करेंगे कि अलग अलग कैपेसिटेंस भी कैसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैपेसिटेंस होता क्या है। तो अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अनम्यूट करने के बाद आप कोई भी चीज अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, इसमें समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। कोई भी चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो आज के दिन की। समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया।